हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा 2022 क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि हमने लगभग 90 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 10 क्वेश्चंस लेंगे तो हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये पेपर हम कंप्लीटली देख लेंगे और ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। पूरी की पूरी सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी, तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने 2022 को तो कंप्लीट कर लिया है, जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, और इसके बाद हम 21 को लेंगे। उसमें हम 10 क्वेश्चंस ना लेकर के हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया करेंगे। बड़ी वीडियो लंबी हो सकती है पर कोई नहीं, हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि हमारा काम है वहाँ पर कंप्लीट करना, ना कि हमें ये देखना कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या हो रहा है। वो सब चीज़ें हमें मैटर नहीं करती हैं, अभी के लिए तो नहीं करती हैं। बाकी आगे फिर जो भी चीज़ें होंगी देखा जाएगा। तो हमें यहाँ पर कंप्लीट करने का मेरा मेन पर्पज़ है, ताकि मेरा भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो मैं नहीं चाहती इसमें इतना ज़्यादा टाइम दिया जाए, और ताकि हम इसको 10 क्वेश्चन तो करते ही थे, तो हम 50 क्वेश्चन करेंगे ताकि हम सीसैट के लिए भी टाइम निकाल पाएँ। और क्योंकि मेन होता है सीसैट, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया था तो सीसैट में बहुत ज़्यादा मुझे लगा था कि मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सीसैट में बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में ही पता चलती हैं कि वहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं सीसैट पर भी ध्यान देना चाहिए, और देना भी है, क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स जो है वो सीसैट और जनरल स्टडीज़ का जो 2 पेपर होते हैं उन्हीं पर बेस्ड होता है। तो हमें सीसैट को भी ध्यान देना है, और जनरल स्टडीज़ को तो हम पढ़ रहे हैं तो उनको भी पढ़ते रहेंगे। भले ही सीसैट कट ऑफ क्लियर करना होता है, भले ही हमें उसको क्वालिफाई करना होता है, तो हमको उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो हमें उसको हल्के में नहीं लेना है, और उसको भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करके और उसको फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर की, तो ये आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं मिल पा रहा है कहीं पर, तो आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह जितने भी होंगे मिल जाएंगी, जितना हमने करा हुआ है। तो देख लेते हैं ज़्यादा टाइम ना लगा करके। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान बताने हैं, और वह स्थान बताना है जहाँ पर वो स्थित है, वो राज्य बताना है। तो देखते हैं, जो धौली है वो ओडिशा है, गलत है, ओडिशा में नहीं है। इरगुड़ी है वो आंध्र प्रदेश है, तो ये एकदम सही है। और जौगढ़ ये मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। कालसी कर्नाटका, ये भी गलत है। तो इसलिए जो सही ऑप्शन हो गया वो हमारा केवल 2, मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। तो जो अगला क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा बताना है और राजवंश बताना है। तो देखते हैं, नन्नुक जो चंदेल वंश के शासक थे, इनको देखते हैं, ये गलत है, नन्नुक चंदेल के नहीं थे। आगे है जयशक्ति परमार, तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पर राजवंश दिए गए हैं। तो जो जयशक्ति है ये परमार राजवंश से थे। और आगे है नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, तो ये गलत है। और भोज राजकोट, तो ये भी गलत है। इसलिए जो सही ऑप्शन हो गया वो हमारा केवल 2 ऑप्शन सही है, मतलब केवल बी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो देखते हैं कि जो दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य था उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो उसमें देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं था, तो ये नहीं है, तो गलत है ये। और जो दूसरा है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, तो ये एकदम सही है। ऐसा होता था, वर्ण जो था वहाँ पर कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था थी। आगे है, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था, तो ये भी गलत है। चौथा है, वो है, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा केवल बी होगा। तो अगला क्वेश्चन है वो 94 नंबर का है, कि किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। वो थे अकबर के टाइम में, अकबर के टाइम पीरियड में ऐसी चीज़ें हुई थी। योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है 95, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। तो देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब मूर्ति को स्थापित किया गया था और करंट अफेयर में ये चीज़ें हुई थी, मतलब करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, पर उनकी शिक्षाओं के बारे में पूछा गया यहाँ पर। तो देखते हैं इसमें क्या सही है, ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है, रामानुज की शिक्षाओं के बारे में दिया गया है। तो आगे है, वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक है, तो ये गलत है, पूर्णतया प्रमाणिक नहीं है। अगला सी है, तर्क संगत युक्तियाँ सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे, तो ये भी गलत है। और जो चौथा है, वो ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था, तो ये भी गलत है। तो इसलिए जो सही आंसर हो गया वो होगा हमारा ए। अगला है 96, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, तो ये ऑप्शन सही है। और जो दूसरा है वो है, अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, तो ये भी सही है। और अगला है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, तो ये गलत है।
तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो हमारा 1, 2 होगा, मतलब 1 और 2, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। तो बी और टी कोशिकाएं जो होती हैं उनके बारे में बताना है कि क्या सर्वोत्तम वर्णन इनके बारे में किया गया है। जो इसमें पहला ऑप्शन है वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युर्जकों एलर्जनों से संरक्षित करती है, तो ये में भी हो सकता है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं, तो ऐसा नहीं होता। टी कोशिकाओं के बारे में आपको अगर पता होगा तो आगे देखते हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की कैपेसिटी को डेवलप करती हैं और उनको मतलब स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं में भी गलत हो सकता है। तो अगला भी पढ़ लेते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या सही है। तो वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं, ये भी सही हो सकता है, पर इसमें ये देखना है कि सबसे सुटेबल या सबसे अच्छा आंसर क्या हो सकता है। तो वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं, तो ये है हमारा सही आंसर। तो अगला जो क्वेश्चन है 98 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला ऑप्शन है परासूक्ष्मकण मतलब नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। जो दूसरा है कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्मकण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। जो तीसरा है वो कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्मकण मतलब नैनो पार्टिकल्स जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित रहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन होगा 2 और 3 सही है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो गया वो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन सही होगा 2 और 3। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर का, और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी देखना है डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। तो डीएनए बारकोडिंग के बारे में बताना है। किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, तो आयु के आकलन करने के लिए क्या होता है डीएनए बारकोडिंग। और जो दूसरा है समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, तो ये तो आपको पता है डीएनए वगैरह यूज़ होता है। और तीसरा है वो है प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। तो क्या लगता है आपको, ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आपको पता है कि ये खाद्य पदार्थों में सारी चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन तो नहीं होगा, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो देखते हैं, पहला दूसरा ऑप्शन सी वाले में है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन 100 नंबर का है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है इस दिन का और इस वीडियो का भी, और इस जो क्वेश्चन पेपर था 2022 का उसका भी। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना कि कुछ इसमें गैसेस दी गई हैं और उनके बारे में बताना है कि किसकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है। तो इसमें जो ओजोन है ये तो नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं होता है, तो आंसर जो होगा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हमारा 2 और 4 होगा, बी ऑप्शन सही है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन होगा। तो ये हो गए आज के हमारे 10 क्वेश्चंस, और को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से भी सारे ये PDF वगैरह देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छा लगेगा अगर आप इसको लाइक करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।